चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, वेव नेचर ऑफ मैटर एक बहुत ज़बरदस्त फिनोमिना है हम जो स्टडी करने वाले हैं। वेव नेचर ऑफ मैटर देखो कैसा है। इसकी कहानी जो जाती है अराउंड 1920s के आसपास की है। एक फिजिसिस्ट थे मॉरिस डी ब्रॉगलीनी, डी ब्रॉय है ना, डी ब्रॉगली करके अपन बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत है उसका। अब वो क्या करेंगे, अब उनका लैंग्वेज है, वो फ्रेंच लोग हैं वो जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके नाम लिखने का तरीका, प्रोनाउंस करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो एक फिजिसिस्ट थे मॉरिस डी ब्रॉय, वो जो आपका हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हुआ था, आइंस्टाइन का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि भाई उन्होंने बताया था कि भैया लाइट जो है ना, जो हमने देखा कि पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, और उसी वक्त कॉम्पटन इफेक्ट का वो स्टडी कर रहे थे। कॉम्पटन इफेक्ट है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। कॉम्पटन इफेक्ट वो भी एक ऐसा फिनोमिना है जिसने प्रूव किया था कि भैया हाँ, लाइट जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो मॉरिस डी ब्रॉय जो है वो क्या कर रहे थे कि उस पर्टिकुलर पार्ट पे वो स्टडी कर रहे थे। अब ऐसा होता था कि वो जब घर पे आते थे तो उनका एक छोटा भाई था, है ना, लुइस विक्टर डी ब्रॉय, है ना, जो कि असल में हिस्ट्री की स्टडी कर रहा था। हिस्ट्री, इतिहास, तो वो इतिहास की पढ़ाई कर रहा था वो। मगर एक उसका ट्रेंड था कि वो जब आते थे तो उनके साथ डिस्कस करते थे वो, लुइस विक्टर डी ब्रॉय से, कि भाई देखो हमने आज ऐसा किए, आज हमने कॉम्पटन इफेक्ट में ये साबित करके बताया, देखो कॉम्पटन इफेक्ट्स के ज़रिए कि भाई हमने देखा कि लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। जब से वो झगड़ा चलते आ रहा है अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मगर एक प्रॉब्लम आ रही है कि कई सारे कंसेप्ट जो है अभी भी अनसुलझे हैं। बोले कैसे? अगर मैं मान के चलूँ लाइट को वेव, अगर मैं मान के चलूँ लाइट को वेव, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रूफ हो जाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूफ हो जाता है। आपने देख चुके रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रूफ हो जाता है, आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूफ हो जाता है, मगर उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ नहीं हो पाता। इसी तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम वो भी प्रूफ नहीं हो पाता। इसी तरह आगे आप पढ़ने वाले हैं एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वो भी प्रूफ नहीं हो पाता अगर मैं लाइट को क्या मान के चलता हूं, वेव मान के चलता हूं तो, है ना। अब ये प्रॉब्लम आ गया, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर जैसे ही 1900 में मैक्स प्लांक की थ्योरी आई, क्वांटम थ्योरी, और आइंस्टाइन ने ये बताया कि बाद में कि लाइट, आइंस्टाइन ने नहीं, मतलब जो बाद में है, ये पता चला हमको कि भाई लाइट जो है एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। ऑलवेक्स एंड लेनार्ड के ऑब्जर्वेशन में हमने देखे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे हुआ ये करके। तो अब उनके इस थ्योरी से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी से ये प्रूफ हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हुआ। इवन ये भी बाद में प्रूफ हो गया मैक्स प्लांक की थ्योरी से कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कैसे हुआ। इवन ये भी प्रूफ हो गया कि वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो आते हैं, जो अभी बाकी आपका देखना अगले चैप्टर में है, तो भैया वो भी प्रूफ हो गया कि कैसे हो गया। हाँ, मगर इसमें एक और प्रॉब्लम थी, वो अभी भी ये नहीं बता पाए थे कि अगर मैं लाइट को एक पार्टिकल की तरह मान के चलूं, लाइट को एक पार्टिकल की तरह, फोटोन की तरह, एनर्जी के पैकेट की तरह मान के चलूं, तो जरा बताइएगा भैया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे हुआ, जरा बताइएगा भैया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे हुआ, जरा ये बताओ तो ये वो सॉल्व नहीं कर पाए थे। अब ये बात उन्होंने अपने भाई से डिस्कस किया, है ना, लुइस विक्टर डी ब्रॉय, जो हमारी कहानी का असली हीरो है ना। तो जब उन्होंने उनके साथ वो चीज़ डिस्कस किए तो उनको इंटरेस्ट आया, यार फिजिक्स कमाल की चीज़ है, तुम बायोलॉजी वाले क्या समझेंगे रे, है ना। तो भैया उन्होंने बोले यार यहाँ तो कई सारी चीज़ें देखने का मौका मिलता है, कुछ अलग अलग चीज़ों को रिसर्च करने का मौका मिलता है। फिर उन्होंने अपनी हिस्ट्री की पढ़ाई छोड़ दी और फिर उन्होंने फिजिक्स में स्विच हो गए। फिर उसके बाद फिजिक्स की पढ़ाई को वो आगे बढ़ाते गए, पढ़ते गए। फिर उसके अंदर अराउंड 1924 में एक उन्होंने पेपर पब्लिश किया, जो मतलब रिसर्च पेपर उन्होंने दिया, है ना। अब उस रिसर्च पेपर में इस कहानी का, इस सवाल का हल लिखा हुआ था
उन्होंने इसका क्या दिया, इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि देखो भैया, आपने क्या देखा, लाइट आई, लाइट क्या है, एनर्जी है, और उसने क्या निकाली बाहर, पार्टिकल। आपने ये देखा कि लाइट ने किस तरह बिहेव किया, एक पार्टिकल की तरह, एक मैटर की तरह बिहेव किया। उन्होंने कहा कि नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है। सिमेट्री मतलब अगर ए चीज ए से बी प्रूफ होता है तो बी से आप ए को भी प्रूफ कर सकते हैं। अभी आपने देखे कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड से आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की जा सकती है। तो भैया हमने क्या देखा कि भैया नेचर लव्स सिमेट्री। आसपास का पूरा यूनिवर्स जो है वो दो बेसिक चीजों से बना है, एक तो है मैटर, एक तो है मैटर, और दूसरा क्या है आपका एनर्जी। ये दो चीजों से बना है, एक तो है मैटर और एक है एनर्जी। तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी को मैटर की तरह बिहेव करते देखा। लाइट एक किस्म की क्या है, अल्ट्रावायलेट लाइट, एनर्जी, उसने किस तरह से बिहेव किया, मैटर की तरह बिहेव करते देखा, इजंट इट? उन्होंने ये कहा फिर मैटर भी एनर्जी की तरह बिहेव कर सकता है। बोले मगर मैटर का एट्रीब्यूट मतलब जो उससे रिलेटेड है ना, उसका कॉज है। तो बोले मोमेंटम जो है मैटर का एट्रीब्यूट है। मतलब जिस चीज के पास, हर मैटर के पास एक क्वालिटी होती है, वो होता है मोमेंटम पैदा करना। किसी भी मैटर को किसी ऑब्जेक्ट पे आप फेंक के मारेंगे तो उसमें मोमेंटम का फील आएगा। तो उन्होंने कहा कि मैटर का एट्रीब्यूट है मोमेंटम, या मैटर का इफेक्ट बोलो अपनी सादी जबान में, इफेक्ट बोले तो क्या है, मोमेंटम। और आप ये कहा जाएगा एनर्जी का जो इफेक्ट होता है वो होता है वेवलेंथ। एनर्जी का, रेडिएशन का, रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो लिबरेट होती है। तो रेडिएशन का एट्रीब्यूट या उसका इफेक्ट क्या होता है, वेवलेंथ। तो उन्होंने ये बताया कि असल में होता ये है कि मैटर भी रेडिएशन की तरह बिहेव करता है ना, मैटर भी एनर्जी की तरह बिहेव करता है। जिस तरह से एनर्जी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है तो वैसा मैटर भी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की हर वो चीज जो मोशन में होती है असल में वो वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल करती है, और हर वो चीज का आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बोले कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उन्होंने उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया, लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि p क्या है, ये है एट्रीब्यूट ऑफ मैटर, है ना। ये किसका एट्रीब्यूट है, यानी कॉज किसका है, मैटर का। और ये किसका एट्रीब्यूट है बेटा, रेडिएशन का, या फिर आप बोल सकते हैं चलो एनर्जी का बोलते हैं, एनर्जी इज द राइट वर्ड, एट्रीब्यूट ऑफ एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं कि भैया उन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि मोमेंटम असल में क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, therefore लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv, है ना, h अपॉन mv। आई बात समझ में? और उन्होंने ये कहा कि देखो ये हर मैटर के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए, कि भैया हम देखेंगे कि भैया ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा अच्छा इसका मतलब मैं भी भागूंगा तो ऐसा वेव कैसे लहराते हुए भागूंगा क्या है ना। असल में उनका ये कहना था कि आप कॉमन लाइफ में जब दूसरे जो मासेस होते हैं फिर उसको वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए क्यों नहीं देख पाते आप? अच्छा एक बात बताओ, एक क्रिकेट का बॉल, क्रिकेट के बॉल का मास कितना होता है, एनी आइडिया? क्रिकेट खेलते हो ना, क्रिकेट का शौक होगा ना आपको, मेरे को नहीं है इसलिए ज्यादा नॉलेज मैं नहीं रखता। क्रिकेट का बॉल जो होता है उसका मास कितना होता है? अराउंड 25 ग्राम, 25 ग्राम के आसपास। और चल एक काम करते हैं, एक बहुत बेसिक सा अपन कैलकुलेशन लेते, क्रिकेट का बॉल छोड़ो, कोई भी एक मास पकड़ते अपन जिसकी वैल्यू है आपकी मान लो 1 किलोग्राम। एक बेसिक सा लेते अपन जिसकी वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम। तो मैंने एक मास कंसीडर किया जिसकी वैल्यू है 1 किलोग्राम, है कि नहीं। और इमेजिन कर लो कि वो ट्रैवल कर रहा है एक बहुत ही कॉमन सी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है।
कि 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल करेगा। मतलब कोई भी चीज़ को अगर मैं ऐसा फेंकता हूँ तो अराउंड उसकी एवरेज स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकंड के आसपास, आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिसकी मास 1 किलो का है, मैं उसको ऐसा फेंकता हूँ, तो जब वो ट्रैवल करेगा, और अगर मैं डी ब्रॉय की बात को सही मान के चलूँ, है ना, कि भैया कि ये क्या हो सकता है, मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो भैया इसके अनुसार उसका वेवलेंथ h/mv से आप देंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना है 1 किलो, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी हो जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻35 मीटर्स, है ना। तो भाई मुझे बताएंगे कि ये कितना छोटा आ रहा है। एक बार जरा नाम लिख लूं मैं इनका, डी ब्रॉय, लुईस विक्टर डी ब्रॉय। तो भाई आप देख सकते हैं कि कितना छोटा आ रहा है वैल्यू, 6.63 इंटू 10⁻⁻35 मीटर्स, इतना कम, है ना, इतना कम उसका वेवलेंथ होगा। नैनोमीटर्स भी छोड़ो, पिकोमीटर्स भी छोड़ो, फेम्टोमीटर्स भी छोड़ो, आप -35 मीटर्स, इतना छोटा उसका वेवलेंथ होता है। तो ये वेवलेंथ इतना ज़्यादा छोटा होता है कि आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हाँ, बड़े मास का आप वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट हाँ छोटे मासेस का आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर कोई मास बहुत छोटा है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो उसका आप मास कैलकुलेट कर सकते हो। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा फोटोन के बारे में भी आना चाहूंगा, क्योंकि वो पार्ट यहां बीच में लेना था, रह गया। उन्होंने कहा कि आप इवन फोटोन की वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वही जो आप कहानी जो चल के आ रही है कि वो बोले भैया वो फोटोन, उसकी वेवलेंथ, बोले उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोले कैसे? हम जानते हैं E = क्या होता है, mc², है ना। और हम जानते हैं E = क्या होता है, साथ ही साथ h², E = h², या जिसको आप कहेंगे hc/λ। दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो, mc² = hc/λ। ये c और इसमें का एक c गया, h/mc। देखो λ = अगेन क्या हो गया, h/p। ये वेवलेंथ किसका आ गया, फोटोन का, है ना। इट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। ये किसका वेवलेंथ है बेटा, फोटोन का वेवलेंथ है, जो कि आपने देखा h/p से दिया जा सकता है। तो यही बात, मतलब ये फॉर्मूला प्रूफ भी हो गया। अगर मैं आपकी आइंस्टाइन की थ्योरी को कंसिडर करके चलूँ, आगे बढ़ाऊँ आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से, तो ये बिल्कुल सही हो रहा कि फोटोन का वेवलेंथ इस तरह से निकाला जा सकता है। अब अगर मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे, कि हमने जो बात किया था वेवलेंथ की लेकर, कि भाई हाँ बड़े जो पार्टिकल्स है, जो बड़ा मास होता है, उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर मान लो कोई सब एटॉमिक पार्टिकल रहेगा। कौन होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, किसको बोलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल? सही जा रहे हैं ना, बोलो। सब एटॉमिक पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। लुईस डी ब्रॉय ने क्या किया, असल में हमको एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने बोला कि देखो आप अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे ना, तो आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। वो फॉर्मूला क्या था, चलो अब देखते हैं पहले। तो देखो कैसा है कि हम जानते हैं कि अगर मान लो कि एक टंगस्टन का फिलामेंट है, कोई एक टंगस्टन का फिलामेंट है जो किसी बैटरी से कनेक्टेड है, और उस बैटरी का पोटेंशियल है मान लो V। अब उस बैटरी से करंट जाने की वजह से ये टंगस्टन फिलामेंट हीट हो रहा है, और उस हीट के वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। मुझे कैलकुलेट करना है कि उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा, पता लगाना है। मैं कहूंगा बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, EV। वो बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी EV के कारण क्या हुआ, तो बोले काइनेटिक एनर्जी मिली किसको, किसको मिली काइनेटिक एनर्जी, आपके इलेक्ट्रॉन को। मैं जानता हूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, p²/2m। तो आप p को क्या लिख सकते हैं, √2m लिख सकते हैं।
P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम के। अब ऐसा है K के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, EV। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम EV। मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या लिख दिया, EV। देयरफॉर मैं कहूंगा अगर मोमेंटम के जगह आप EV लिख सकते हो तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, H अपॉन P। देखो लैम्बडा इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम EV। अब V को छोड़कर सारे के सारे कांस्टेंट है। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 है ना किलोग्राम। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यानी आप अगर कैपिटल V को छोड़ दो तो सबकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू मैं यहां डाल दूं तो यहां पर मैं देखता हूं वेवलेंथ का फॉर्मूला आता है 12.27 अंडर रूट ऑफ V है ना, और ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम डिग्री में। अगर मान लो आपने नैनोमीटर्स में लिखना चाहते हो तो 1.227 लिखना पड़ेगा, या फिर आप इसको ऐसा लिखेंगे और लैम्बडा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन अंडर रूट ऑफ V नैनोमीटर्स। आया समझ में, 1.227 अपॉन अंडर रूट ऑफ V इन नैनोमीटर्स। अब ऐसा है कि ये जो फॉर्मूला आया है उन्होंने डी ब्रॉय ने दिया कि अगर आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रॉन का कि भाई वेवलेंथ क्या है, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट का मास वेवलेंथ तो बहुत बड़ा होता है, सॉरी बहुत छोटा होता है। अगर आप बड़े सादा से 1 किलो का बॉल अगर भी आप लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको आप सादी स्पीड से भी फेंक रहे हैं तो उसका वेवलेंथ कैसा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। इतना ज़्यादा छोटा कि वो कैलकुलेट करने के लायक ही नहीं रहेगा, है ना। तो फिर बोले अब तो बोले अगर आप छोटे पार्टिकल जितना 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 अपन जानते हैं दुनिया में यूनिवर्स में सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा हम मान के चलते हैं कि भैया हालांकि उससे भी ज़्यादा छोटा निकल गया, मगर फिर भी एक हम लोग मान के चलेंगे मैटर का सबसे छोटा हिस्सा क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो बोले भैया इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूले से। मान लो कि आपने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, कितने का, 100 वोल्ट का। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। तो उसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन उसकी वेवलेंथ क्या होंगी, 1.227 एंगस्ट्रॉम डिग्री या 0.1227 नैनोमीटर्स। आई बात समझ में, है ना। अब ऐसा है कि ये तो थ्योरेटिकल था फॉर्मूला, ये तो थ्योरेटिकल फॉर्मूला था, है ना। अब सवाल आता कि हम तुम्हारी बात कैसे क्या मान लें, तुमने बोला कि ये फॉर्मूला लगा के देखो तुमको मिल जाएगा आंसर, मगर बाद में क्या हुआ, कुछ सालों के बाद ही, है ना, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ यहाँ पे। उसने क्या किया, इसी को प्रूव करके बताया। उसने क्या करा, उसके एक मेथड से वैल्यू कैलकुलेट करके देखा। उसने बोला अच्छा ठीक है मैं ये पोटेंशियल रखता हूँ, देखते हैं कि इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ क्या है। तो उन्होंने क्या है, ब्रैग्स लॉ, ये कुछ अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करके उन्होंने वो वैल्यू को कैलकुलेट किए, है ना। 54 वोल्टेज का पोटेंशियल रखे और उनका एक कैलकुलेशन आया कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इतनी, फलाना ढिमकाना इतनी है ना। मगर अब हम इससे ट्राई करके देखने वाले हैं कि इस जो बता रहे लुईस डी ब्रॉय, उनका जो फॉर्मूला है क्या उससे भी वैल्यू सेम आती है। तो जब उन्होंने उनका वैल्यू डाल के देखा, इस फॉर्मूले में उनका पोटेंशियल 54 वोल्ट डाल के देखा, तो कमाल की बात क्या हुई, वो बिल्कुल सेम वैल्यू निकली। थोड़ा सा मामूली सा फर्क था जिसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया। तो भैया देखो क्या था कि जब ये शुरू में आया था तो उसको कोई भाव नहीं दे रहा था, अरे तू आया हिस्ट्री से उठकर तो क्या बताएगा, हम जन्मजात, है ना, फिजिक्स के यहाँ पर पढ़ते आ रहे सालों से, फिर है ना। अरे भाई ऐसा हुआ सिचुएशन कि उस रिसर्च पर, जैसे आइंस्टाइन ने जब उसको अप्रिशिएट किया, तो इस रिसर्च पर लुईस डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज मिल गया। उनके भाई, बड़े भाई जो इतने सालों से घसते आ रहे इसमें, उनको कुछ भी नहीं मिला उसमें, बस उनका नाम रहा मगर नोबेल प्राइज नहीं मिला इस थ्योरी की वजह से। आई बात समझे आपको, ठीक है ना। तो अब देखो ये तो पूरा रफ में लिखा है, अभी शॉर्ट में लिखाता हूँ, ठीक है, लिखो फिर शॉर्ट बीच, या नोट्स है ना आपके पास दिया हुआ, तो उसमें प्रॉपरली सब प्रॉपरली है नोट्स में, उसमें डाला नहीं है मैंने, डाल देता। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, नोट्स में से देख लेना आपने, मगर रफ नोट के लिए लिख लो अभी का। फिर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट लास्ट, उस पर जाएंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा थ्योरेटिकली। आपको इसके पहला डीपीपी मिल चुका है ना, डीपीपी 1,
नहीं मिला? अच्छा ठीक है, देखते हैं, यानी कुछ गड़बड़ करे। स्टेटमेंट क्या था वो? नेचर लव्स सिमेट्री इफ energy can behave as matter, then matter can also behave as energy, है ना? मतलब भैया हर मैटर के दो चेहरे हैं, एक मैटर वाला भी और एक एनर्जी वाला भी। लाइट के भी दो चेहरे हैं, रेडिएशन के, है ना, मैटर वाला भी और एनर्जी वाला भी। तो भैया इसी वजह से वो खुद पार्टिकल होता है जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है, उन्होंने कहा, है ना। इसी कारण से उसको हम लोग ने कहा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, है ना, दोनों चेहरे उसके, दोगलापन मैटर का और रेडिएशन का। इसमें आप ये कैलकुलेशन के बाद आप ये इसमें कंक्लूजन डाल सकते हैं, हैवियर particles objects in motion have much smaller wavelength. जो हेवियर पार्टिकल्स हैं मोशन में हैव मच स्मॉलर वेवलेंथ, ये वाला पार्ट। और यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स कैन बी calculated as, wavelength of elementary particles can be calculated as। इधर का पार्ट हो गया क्या? कर लो, डायग्राम बहुत बड़ा है बनाने का। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट आपके नीट मतलब नीट में तो कोई काम का नहीं है इस साल, क्योंकि वो निकाल दिया गया है, मगर स्टेट बोर्ड में आपको लिखना पड़ता है उसको। बोर्ड में जो जैसे असल में मेरी जो नोट्स बनी हुई है वो जो आपको भेजा है मैंने इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स के नाम से, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से आखिरी का पार्ट ज़्यादा डिटेल में है, मगर जो न्यू सिलेबस के हिसाब से कंटेंट आया है वो बहुत ही शॉर्ट में कंपैरेटिवली। तो आप देख लेना कंस्ट्रक्शन वर्किंग वो सब लिख लेना उसमें से, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा जो आपका नया पैटर्न उसी से लिखो आप स्टेट बोर्ड के लिए। चलो हो गया लेफ्ट का। So 11.9 Davison and Germer experiment
तो बात 1927 की है। 1924 में उन्होंने ये थ्योरी दी, पीएचडी मिला उनको इस 1924 में, और 1927 में इन्होंने ये कर 3 साल के बाद ही, ज़्यादा फर्क नहीं था। तो ये जो उनका सेटअप था कुछ ऐसा था। सबसे पहले एक फिलामेंट, उस फिलामेंट के साथ यहाँ पर अटैच्ड एक लो टेंशन बैटरी, ठीक है। फिर उसके रास्ते में एक सिलेंडर, उसके रास्ते में एक सिलेंडर, फिर सामने एक निकेल क्रिस्टल, इसको वैसे कॉलीमेटर कहा जाता है। निकेल टारगेट, फिर उसके बाद यहाँ से ये सप्लाई जाता है टू अ वेरी हाई टेंशन बैटरी। यहाँ एक गया सप्लाई टू अ वेरी हाई टेंशन बैटरी। ठीक है, फिलामेंट, और यहाँ से ये कनेक्टेड है कॉलीमेटर से। फिर ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट वैक्यूम चैम्बर में रखा गया है। जहाँ पर एक सर्कुलर स्केल में मूवेबल कलेक्टर है। ओके, तो देखो बहुत आसान है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ एक लो टेंशन बैटरी है, एक फिलामेंट है जो कि आपके लो वोल्टेज से कनेक्टेड होता है, कुछ ज़्यादा नहीं, 48 वोल्ट से लेकर 64 वोल्ट तक के उसकी पोटेंशियल वास आप वेरी करते हैं। और ये जो कॉलीमेटर एक वेरी हाई टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है। प्रिसाइजली ये निगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है, यानी ये पूरा निगेटिवली चार्ज होता है। अब जब इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन का बीम बाहर निकलता है, तो असल में जब ये इलेक्ट्रॉन का बीम, सॉरी नॉट निगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज होता है ये,
माय मिस्टेक, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब ये यहाँ से जो आपका कॉलीमीटर की जगह फिर एक्सेलरेटर बोलना पड़ेगा इसको, मैंने दूसरे कंसेप्ट को मिक्स कर डाला यहाँ पे, एक्सेलरेटर। अब ऐसा होता है कि यहाँ पे ये जो जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जनरेट करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जनरेट होते हैं तो एक्सेलरेटर क्या करता है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और जैसे कि आप देख सकते हैं हाई टेंशन है यानी वेरी हाई वोल्टेज है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स पर दौड़ के उसके करीब जाएंगे, तो उससे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। फुल स्पीड में दौड़ते 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 उसकी तरफ जाएंगे। अब उसमें से उसी रास्ते में एक छेद किया हुआ है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नो डाउट यहां पर इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे, मगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस छेद में से आर पार निकल जाएंगे क्योंकि इनकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर यहां से वो टकराएंगे निकेल क्रिस्टल से, और चारों तरफ वो असल में ऐसा होता है, निकेल क्रिस्टल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है, मगर वो एग्जैक्ट जो तुम्हारे बोर्ड की बुक में और एनसीईआरटी में मैं वो डायग्राम ले रहा हूं, बट निकेल क्रिस्टल का कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है। फिर यहां से वो चारों तरफ फैलता है इस तरह से। ओके, ये वोल्टेज को आप सेट कर सकते हैं घुमा फिरा के। यहां एक मूवेबल कलेक्टर होता है, यहां पर बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर जैसा कलेक्टर होता है, जिसको सर्कुलर स्केल पे आप आगे पीछे घुमा सकते हैं ऐसा। तो ये देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट को 48 वोल्ट से लेकर 64 वोल्ट तक बदल बदल के देखा गया। जैसे कि उन्होंने देखा 48 वोल्ट पे कैसा आ रहा है ये, तो 48 वोल्ट पर, एट 48 वोल्ट अगर मान लो कि थोड़ी देर के लिए इंसिडेंट रेडिएशन है, मतलब ये वाला डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, तो उन्होंने देखा कि कोई आपको इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। आते हैं पूरा बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। मान लो 50 वोल्ट का मैंने सेटअप किया और इंसिडेंट रेडिएशन ऐसा है, तो ग्राफ थोड़ा सा शार्प होता है। फिर बाद में मान लो कि मैंने 54 वोल्ट को सेट किया, इंसिडेंट रेडिएशन ऐसा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। फिर बाद में मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 58 वोल्ट पे सेट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये ग्राफ फिर से ऐसा फैल गया। फिर बाद में मैं 64 वोल्ट पे सेट करके देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ ग्राफ फिर से ज़्यादा फैल गया, है ना। तो देखो अलग अलग वोल्टेज पे मैंने जब देखा, ऐसा सर्कुलर स्केल को घुमा कर देखा, मतलब ऐसा घुमा के देखा, है ना, तो मैंने पाया कि एक जगह पर इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही है, एक जगह पे गैल्वेनोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन बता रहा है, एक जगह पे गैल्वेनोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन बता रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर प्रॉपर समझ में आएगा कि इस एंगल पर अगर मेरा, जैसे ये मैं ऐसा घुमा रहा ना, मगर डायग्राम को मैंने जो बताया, इंसिडेंट रेडिएशन ऐसा बताया मैंने, तो आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि मैंने इस ग्राफ के हिसाब से आप समझो कि ऐसा घूम रहा है। तो जब आपने देखा तो इस एंगल पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको नजर आई, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी। पोटेंशियल कितना था, 54 वोल्ट, और मैंने यहां देखा एकदम पीक निकला यहां पर बारीक से एकदम, है ना। अब यहां पर कैलकुलेटर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया यहां पर ज्यादातर वेव्स जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर रेडिएशन के फॉर्म में आ रहे हैं, वो ज्यादातर इसी जगह पर है ना। अच्छा ठीक है, फिर इससे क्या होगा, यहां पर फिर एक कंसेप्ट यूज किया गया ब्रैग्स लॉ का, जो आपके सिलेबस में नहीं है ना, आपके स्टडी में नहीं आया, वो डायरेक्ट दे दिया उसने। यूजिंग सम मेथड या ब्रैग्स लॉ जो कहा जाएगा, नोट्स में है मेरे, उसमें दिया हुआ है नोट्स में, तो आप ब्रैग्स लॉ के मेथड से ये वैल्यू को कैलकुलेट किया गया। सबसे पहले देखा कि ये एंगल कितना था जिस पर आपको सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिली थी, तो ये पता लगाया गया कि ये एंगल जिस पे आपको सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिली थी, वो एंगल था 50 डिग्री। वो एंगल कितना था, 50 डिग्री। और जब हम लोग ने कैलकुलेट किए लैम्बडा, तो कितना आ रहा था वो, 0.167 नैनोमीटर्स। लेट मी चेक द वैल्यू, 165, वो 167 उससे आया था, 165 नैनोमीटर्स। तो उन्होंने क्या देखा कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.165 नैनोमीटर्स। डायरेक्ट आया है, आप समझिए बात को यहां पे, कि हमने देखा कि जब इसको आपने ऐसा घुमा कर देखे, तो यहां इस पीक पर आपको यहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिली,
तो इस पीक पर हमको इंटेंसिटी ज़्यादा मिली। बोले वोल्टेज कितना था, बोले 54 वोल्टेज था। अच्छा कितना वो एंगल पे मिला, बोले 50 डिग्री के एंगल पे मिला। फिर वहाँ पर कुछ ब्रैग्स लॉ का कंसेप्ट यूज़ किया गया और वहाँ पर लैम्बडा को कैलकुलेट किया गया। लैम्बडा की वैल्यू क्या निकल के आई, 0.165 नैनोमीटर। अब यहाँ पर डी ब्रॉय के एक्सपेरिमेंट का कोई यूज़ हुआ क्या, उसकी कोई कंसेप्ट का यूज़ किया क्या अपन ने, उसके वो वाले फॉर्मूले का अभी यूज़ किया क्या अपन ने, नहीं। अभी ये जो वेवलेंथ की वैल्यू आई वो कहाँ से, एक्सपेरिमेंट के जरिए और दूसरे कंसेप्ट के जरिए आई, है ना। 0.165 नैनोमीटर। ये समझ में आया क्या पॉइंट, कि यहाँ पर आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, आपने अलग अलग वोल्टेज पे बिखराव देखा आपने, कि यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो फैल गए, टकरा के डिफ्रैक्शन हो गया, इनका बिखराव कैसा है ना। तो मैंने देखा कि ये सबसे आइडियल कंडीशन स्टडी करने के लिए। बोले क्यों ऐसा सबसे आइडियल इसको क्यों माना गया है, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे जमा हो गए, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे जमा हो गए, है ना, इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो भैया हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा सही होगा, ये एंगल पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा बोले ये एंगल कितना बना था, इंसिडेंट रेडिएशन, ये जो एरो आ रहा है इंसिडेंट रेडिएशन का है, तो इंसिडेंट रेडिएशन के साथ एंगल कितना बना, ये थीटा, है ना। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो ऐसा कुछ है, ये इस तरह से ऐसा कुछ है वो। तो बोले भैया ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंसिडेंट रेडिएशन मिला, एंगल कितना था, थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री, और कितना वोल्टेज था मैंने बताया 54 वोल्ट। फिर बाद में लगाया गया ब्रैग्स लॉ, और ब्रैग्स लॉ के जरिए फिर कैलकुलेट किया गया, तो वेवलेंथ कितनी निकल के आई, 0.165 नैनोमीटर्स, है ना। अब ऐसा है, अब ब्रैग्स लॉ जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पे बेस्ड था वो हो गया, उसके जरिए ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें जिस चीज़ का नॉलेज है हम उस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं। बोले क्या, डी ब्रॉय साहब ने कहा था कि किसी भी मटेरियल का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एक्चुअली बोलना सही रहेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। 1.227 या नैनोमीटर्स, नैनोमीटर्स में तो वही लेता हूं मैं, तो 1.227 नैनोमीटर्स में से। तो भाई बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस मैं कहूँगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1.227 अपॉन अंडर रूट ऑफ 54 नैनोमीटर्स। तो जब मैं ये वैल्यू डाल के इसे कैलकुलेट करता हूँ तो ये वैल्यू निकल के आई 0.167 नैनोमीटर्स। अब बताओ जो तुमने एक्सपेरिमेंट से निकाले थे वो कितनी आई, 0.165। जो तुमने, है ना, कैलकुलेट किए यूजिंग डी ब्रॉय हाइपोथेसिस वो कितनी आई, 0.167। कितने का डिफरेंस, 0.002 नैनोमीटर्स का, कितना करीब है ना। तो भैया ये माना गया, फिर ये एक तरह से डी ब्रॉय हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ माना गया। हाँ भैया ये जो बात डी ब्रॉय ने बोला था ऐसी फालतू बात नहीं था, उसे एकदम पते की बात बोला था, बिल्कुल सही बात बोला था कि भैया आप वेवलेंथ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और इसी कारण से अब इसी चीज़ को बहुत वैल्यू दी गई और आज तक ये चीज़ को माना जाता है। मगर ऐसा भी नहीं है कि इन पे कोई सवाल का घेरा नहीं आया, इस पे भी कई सारे क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, मगर अभी हमारे स्टडी में नहीं है वो, तो अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो ये था हमारा आखिरी डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, है ना। इसका सेटअप कैसा है वो सब आप देख ली। अब आपको करना क्या है कि भैया इसको बोर्ड वालों के लिए, बोर्ड के लिए बस स्टडी करना है इसको, नीट के लिए इसके बस कुछ खास उसमें कोई स्टडी नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर अब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन थेरोटिकली कंप्लीट हो गया अपना। अब अपना बचा है ये वाले पार्ट के न्यूमेरिकल्स जो हम अभी देखेंगे, और डीपीपीस। मुझे लगा था कि डीपीपी आपको मिल गई आज, मैं आज डिस्कस करने की सोचा था पहली वाली। क्या हो गया,
चलिए चलो भाई, पहला प्रॉब्लम, व्हाट इज डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास इलेक्ट्रॉन विद अ स्पीड ऑफ 5.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। नो डाउट उसने इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आपसे पूछा है, डी ब्रॉय वेवलेंथ, मगर उसने पोटेंशियल नहीं दिया, उसने उसकी स्पीड दिया। अब क्योंकि उसने उसकी स्पीड दिया हुआ है तो आपको h/mv ही लेना पड़ेगा। लैम्बडा इज इक्वल्स टू h/mv, यानी कि 6.63 10⁻⁻34 अपॉन मास क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड कितनी दिया उसने 5.4 इंटू 10⁻6। ज़रा आप मुझे बताएंगे कि ये इसकी वैल्यू क्या आती है मल्टीप्लाई करके। 9.1 को सिर्फ 9 भी लिखे तो चलेगा, 9 को 5.4 से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आती है वैल्यू। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 48.6, तो 48.6 और 10 का पावर -25 है ना, -25। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6.63 इंटू 10 का पावर -34 अपॉन 4.86 इंटू 10⁻⁻24। 4.86 को अप्रॉक्सीमेशन में आप 5 लिख सकते हैं, तो फिर आप लिखेंगे 6.63 डिवाइडेड बाय 5 10 का पावर -10 है ना, 6.63 डिवाइडेड बाय 5 10 का पावर -10। अब 6.63 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, फाइव 1 5, 5 3 15, हाँ 1.326 आता बराबर। तो ये हो जाएगा 1.326 एंगस्ट्रॉम डिग्री है ना। 10⁻⁻10 को क्या लिखेंगे एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट सेक्शन बी, सेकंड पार्ट। लैम्बडा इक्वल्स टू h/mv, 6.63 into 10⁻⁻34। मास ऑफ बॉल इज 150 ग्राम, यानी 150 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा ये 6.63 अपॉन 4.5 इंटू 10⁻⁻34 लिख सकते हैं आप। देखो ये हो जाएगा 4500। 150 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4500। उसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट अंदर सरकेगा,
जिसको आप 4.5 लिख सकते हैं। कैलकुलेशन के लिहाज से अगर आप थोड़ा सा जैसे अगर डिवाइड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2/9, है ना। 4.5 क्या होता है 9/2, 2 को ले लो ऊपर, 2/9। अब करो कैलकुलेट कितना आता है। 2 3 6, 2 कैरी 1, 13.26 अपॉन 9, 10⁻⁻34, 9 1 9, 4.2 आएगा। फिर डेसिमल लगा के देखो कितना आ रहा हो। सही है। 1.47 इंटू 10⁻⁻34 आना चाहिए मीटर्स। दिस शुड बी द आंसर, 1.47 इंटू 10⁻⁻34। इस चैप्टर पे कुल मिला के 2 DPPC मिलेंगी आपको। बहुत आसान है ये तो, ओरली बता दो। एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, व्हाट इज़ द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना रहेगा 0.1227 नैनोमीटर्स। 10 से डिवाइड करना है बस आपको। What is the momentum हाँ आओ। और वो सुनो, अमजद अमजद इधर आओ। ये इनकी डीपीपी कहाँ है कल की? तो दिए नहीं क्या कल उनको? क्यों? अभी दो उनको। देखो इधर, इधर बाजू वाले को देना, उसको दे दिया क्या? चलो
What is the momentum, speed and de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy of 120 electron volt? चलो करो कैलकुलेट। मोमेंटम निकालो, स्पीड निकालो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो और इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दी गई है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा? पहला देखो P इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम के, तो 2 टाइम्स ऑफ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। करो सॉल्व, क्या रहा बताओ। इकतीस और 19 कितना हो जाएगा? 50। 50 रूट के बाहर निकला 25। 9.1 को आप 9 पकड़ के चलो तो 18, चलो जान दो, लिख दो 18.2। 120 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻, कितना आएगा? 25 -25। अगर ये 10 मैंने इसको दे दिया तो 16 हो जाएगा, है ना। और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 4, तो ये भी रूट के बाहर निकल जाता। 4 अंडर रूट ऑफ 18.2 इंटू 12 10⁻⁻25। 18.2 को 12 से मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा? सॉरी 218.4 है ना। ओके, इसको 2.18 बना सकते हैं, मगर कोई फ़ायदा होगा इसको 2.18 बनाने में? देखो 2.184 बनाया मैंने, और फिर उसको बाद में 10⁻⁻² आएगा यहाँ पे, और 10⁻⁻² का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10⁻⁻1, और ये -1 10⁻⁻25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -26। अब अगर मेरे को ये मतलब उसमें होता, अगर नीट में MCQ के तौर पे, तो मैं इसको अंडर रूट ऑफ 2 कंसिडर करके चलता, और √2 का फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेता 1.414, उससे मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल लेता। बट इफ़ सपोज आप यूज़ कर रहे हैं स्टेट बोर्ड का या बोर्ड का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा यूजिंग लॉग बुक, है ना। और फिर आप उसकी जो वैल्यू आएगी 2.184 की सब मल्टीप्लाई करने के बाद 11.13, ये आएगी कुछ 5.92 इंटू 10⁻⁻24। 5.92 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये रहेगा आंसर इसका। एक बार 1.414 से करके देखो तो मल्टीप्लाई कितना आता? 1.414 मल्टीप्लाई बाय 4, थोड़ा 6 आ गया उसके अंदर, है ना। खैर ठीक है। अभी पूरा हुआ नहीं ना, स्पीड भी निकालना है अपने को। तो ये तो भाई आया मोमेंटम। स्पीड क्या आएगा? देखो P इज इक्वल्स टू आता है mv, v इज इक्वल्स टू P बाय m।
5.92 10⁻⁻24 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। मैं इसे अप्रोक्सीमेशन में 9 कंसिडर करूँगा और 5.92 को 9 से डिवाइड करूँगा। कितना रहा? 0.6 समथिंग कुछ आएगा। इसका आएगा आंसर 6.50 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस शुड बी द आंसर। फिर उसके बाद अगला चीज़ क्या पूछा है तुमसे? वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी देकर वेवलेंथ पूछ लिया उसने। तो दिमाग का अगर इस्तेमाल करे, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय पी, तो मैं लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मोमेंटम कितना आया था अपना? 5.92 इंटू 10⁻⁻24, या फिर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 0. या फिर जस्ट अप्रोक्सीमेशन में इसे 6 पकड़ के 10⁻⁻24, अप्रोक्सीमेशन में इसको 6 पकड़ लो 5.92 को, है ना। अब देखो 1.105, इसमें क्या आंसर दिया हुआ है? अच्छा 0.112 दिया हुआ है इसमें। इसका जो आंसर आया है वो है 0.112 नैनोमीटर्स। ठीक है, मैं बाकी के प्रॉब्लम्स कर लूँगा क्योंकि कल डीपीवी भी डिस्कस करना है अपने को। कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे हम लोग, मिक्स्ड लूँगा, कुछ पुराने भी जैसे अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी, और इंशाल्लाह आपको कल डीपीवी 2 भी दूंगा मैं आपको। फिर ये चैप्टर पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये।